ना में राजेश किराए पर एक घर लेता है। घर बहुत ही बड़ा होता है और शहर से दूर होता है। घर को देखकर शोभा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर घर है और कितना बड़ा भी है। यहाँ रहने में तो मजा आ जाएगा। मैं इस घर को खूब सजाऊंगी। शोभा और राजेश नए घर को देख देख कर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन आरती राजेश से बोलती है, तेरे को अकल बकल है कि नहीं? ये कहाँ जंगल में घर ले लिया? यहाँ हम रहेंगे कैसे? हैं? तू तो सुबह बाबू बनकर ऑफिस चला जाएगा, फंसेंगे तो हम दोनों। अरे माँ, तुम गुस्सा मत हो, कुछ न कुछ हो ही जाएगा, तुम चिंता मत करो। अरे घर भी तो देखो कितना बड़ा और सुंदर है। हाँ, बहू, तू हर बार इसे बचा लेती है। फिर आरती वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। शोभा और आरती एक दिन बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं। माँ, आप ठीक ही कह रही थी, थोड़ी परेशानी तो है यहाँ। देखो ना, कब से एक नौकरानी भी नहीं मिल पा रही है हमें, और रात में भी यहाँ डर लगता है। बहुत ही सुनसान है ये इलाका। देखा, तुम दोनों मियाँ बीवी मेरी बात तो समझते ही नहीं हो। अरे मैंने धूप में बाल थोड़ी सफेद किए। इस सुनसान इलाके में कौन सी नौकरानी काम करने आएगी? उसी समय घर की घंटी बजती है। शोभा जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने एक औरत खड़ी होती है। वो औरत शोभा से बोलती है, जी मेम साहब, मेरा नाम मुनिया है और मैं काम वाली हूँ। काम की तलाश कर रही हूँ। आपके पास कोई काम है क्या? काम वाली की बात सुनकर शोभा मन ही मन खुश हो जाती है और आरती को बुलाती है। अरे माँ जी, सुनो, देखो तो नौकरानी आई है, आकर इससे काम की बात कर लो ना। अरे रख ले पैसे पूछकर, मैं मना कर दूंगी तो क्या नहीं रखेगी तू नौकरानी? वैसे भी एक काम तेरे से ठीक से नहीं होता। फिर आरती के कहने पर शोभा काम वाली को काम पर रख लेती है और उसे घर के अंदर रसोई में ले जाती है। देखो मुनिया, ये हमारी रसोई है और तुम्हें बर्तन यहीं धोने पड़ेंगे। मालकिन, मुझे पता है आपकी किचन कहाँ है और कौन सा कमरा कहाँ है। मुनिया की बात सुनकर शोभा घबरा जाती है। तुम्हें कैसे पता कि कौन सा कमरा कहाँ है? तुम कोई अंतर्यामी हो? शोभा को यूं घबराते देख मुनिया हंसते हुए कहती है, अरे मालकिन, आप ही ना फिजूल में घबरा रही हैं। मैं पहले भी इस घर में काम कर चुकी हूँ। आपसे पहले यहाँ एक मुनिया की बात सुनकर शोभा का डर खत्म हो जाता है और वो मुनिया से कहती है, अरे मुनिया, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। चल, खैर कोई बात नहीं, अभी तू बर्तन साफ कर ले, मैं अभी माँ जी से मिलकर आती हूँ। ऐसा कहकर शोभा वहाँ से आरती के पास चली जाती है। शोभा को देखकर आरती गुस्से में बोलती है, तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण तुम्हें डांट पड़ती है। तुम यहाँ क्यों आई? पता है ना काम वाली नई है, कहीं कुछ चुरा लिया तो? चलो अभी उसके पास जाओ और काम करवा कर ही वहाँ से हटना। आरती की बात सुनकर शोभा वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। ये बुढ़िया ना, मन तो करता है इसका गला दबा दूं। मेरे हर काम में किसी गलती के सिवाय कुछ नहीं दिखता। जितनी मर्जी सेवा कर लो इनकी, लेकिन बहुएं तो हमेशा ही खराब होती हैं। शोभा गुस्से में कामवाली के पास पहुंचती है। कामवाली शोभा को देखकर बोलती है, मालकिन, आपके बर्तन कर दिए हैं, बस आप थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं सफाई भी कर देती हूँ। शोभा बहुत सारे गंदे बर्तन देकर गई थी। इतनी जल्दी बर्तनों को साफ देखकर वो मुनिया से कहती है, मुनिया, तूने बर्तन साफ भी किए हैं या सिर्फ पानी से ही निकाला है? बड़े तेज हाथ हैं तेरे तो। फिर मुनिया सफाई चली जाती है। रात में आरती अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसे अपने बेड के नीचे से किसी के रोने की आवाज आती है, जिससे आरती जग जाती है। हैं? ये कैसी आवाज है और मेरे बेड के नीचे से क्यों आ रही है? आरती नीचे झांक कर देखती है और नीचे देखते ही वो घबरा जाती है, क्योंकि बेड के नीचे एक औरत की लाश पड़ी होती है। मर गई रे! अरे यहाँ मेरे बेड के नीचे लाश है, मुझे बचाओ! और भागते हुए शोभा और राजेश के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। आरती का चिल्लाना सुनकर शोभा और राजेश उठ जाते हैं। तुम दोनों यहाँ घोड़े बेचकर सोते रहो, माँ चाहे मर जाए, लेकिन तुम दोनों की नींद नहीं खराब होनी चाहिए। आरती की बात सुनकर राजेश उसके कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। ये देखकर राजेश बोलता है, माँ तुम भी बहुत जल्दी घबरा जाती हो, देखो कहाँ है लाश? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं नहीं राजेश बेटा, मैंने उस औरत की लाश को यहीं देखा था, मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। आरती को घबराया हुआ देखकर राजेश आरती को अपने ही कमरे में सुला लेता है। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहता है और आरती भी सब भूल जाती है। फिर मुनिया काम कर रही होती है तो आरती मुनिया से कहती है, हरी मुनिया, तुम्हें सूप बनाना आता है क्या? बहुत दिनों से मन कर रहा है, मेरी बहू को तो खाना बनाना भी नहीं आता। आरती की बात सुनकर मुनिया हंसने लगती है और बोलती है, अरे माँ जी, मुझे तो ऐसा सूप बनाना आता है जिसे पीने के बाद आपको कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। आरती राजेश और शोभा को अपने साथ हुई सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राजेश और शोभा भी घबरा जाते हैं। फिर अगले दिन राजेश के जाने के बाद शोभा वहाँ से सीधा रिया के घर जाती है और उससे बोलती है, रिया बहन, इस काम वाली के चक्कर में हमारी शांति चली गई है, आप सच सच बताओ ये क्या बला है? शोभा की बात सुनकर रिया शोभा को मुनिया के बारे में बताने लगती है।
दरअसल इस घर में एक सेठ रहा करता था। सेठ को अपनी नौकरानी मुनिया से प्यार हो गया, लेकिन ये बात उसकी पत्नी को पता चली तो उसने इस नौकरानी और सेठ दोनों को मार डाला। रिया की बात सुनकर शोभा की दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो रिया से कहती है, चलो ये तो ये मुनिया वो नौकरानी है, लेकिन वो मालकिन कौन है जिसने अपने पति और मुनिया को मारा? आपने मुझे उसके बारे में नहीं बताया। वो मालकिन मैं हूँ। मैंने अपने पति और उस दुष्ट नौकरानी को मारने के बाद आत्महत्या कर ली। ऐसा कहकर रिया अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। उसे चुड़ैल के रूप में देखकर शोभा घबरा जाती है और घर से भागने लगती है, लेकिन शोभा ज्यादा दूर नहीं जा पाती। चुड़ैल यानी रिया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, देखो शोभा, मुझसे घबराओ मत। मैं उस चुड़ैल की वजह से इस पृथ्वी लोक से नहीं जा पा रही हूँ। उसने मुझे बंदी बना रखा है। तुम चिंता मत करो, इस मुनिया की बच्ची को मैं मजा चखाऊंगी। ऐसा कहकर शोभा एक तांत्रिक के पास जाती है, चुड़ैल के बारे में सब कुछ बताती है। तांत्रिक से बात करके शोभा अपने घर में जाती है। मुनिया वहां खड़ी होती है और बोलती है, अरे दीदी, कहाँ चली गई थी तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो बताओ क्या काम करना है? मुनिया की बात सुनकर शोभा बोलती है, मुनिया, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये सब तू कर रही है। शोभा की बात सुनकर मुनिया चुड़ैल के रूप में आ जाती है और बोलती है, अब तुझे पता है कि मैं कौन हूँ, तो तुझे ये भी पता होगा कि चुड़ैलें क्या करती हैं। अब तुझे भी मरना होगा। तू मुझे छू भी नहीं सकती, समझी? क्योंकि बजरंग बली मेरे साथ है। ऐसा कहकर शोभा हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती है और सिंदूर को चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है। लेकिन जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ खत्म होता है, चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और रिया भी चुड़ैल के चंगुल से आजाद